अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त अमार यूनस एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे बहुत से अहबाब के मैसेजेस और कॉल्स मौसूल हो रही हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि मेरे ओपिनियन में किर्गिस्तान में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, या वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में मेरा क्या कहना है। तो मेरा एक स्टांस है इसके ऊपर क्लियर कट कि मैं किसी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसको देखते हुए या जिस क्राइटेरिया को या जिस इंस्ट्रूमेंट को आप ख़ुद इस्तेमाल करते हुए ख़ुद से एवेलुएट कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता रहता हूँ जिसमें मैं अपने से नहीं बल्कि किर्गिज़स्तान की हुकूमत के कवानीन को रेफ़र करते हुए आपको प्रोसीजर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ वगैरह किस तरह ऑपरेट कर रही हैं और किस तरह ऑफिशियली सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के लिए सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जिसको आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस की तरफ से इशू किया गया है, वो तो यही ख़त है। और ये लेटर जो उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को लिखा है इंटरनेट पे गर्दिश कर रहा है, और इसी लेटर को हम रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं कि जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपनी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रही है इन यूनिवर्सिटीज़ से मुतल्लिक, यही हमारे लिए सोर्स ऑफ रेफरेंस हो सकता है। मेरे इल्म में ये भी आया है कि इसमें से एक यूनिवर्सिटी मिस थी जिसको उन्होंने दोबारा एक अलहदा डॉक्यूमेंट के ज़रिए एज एन एनेक्स्चर अटैच किया है इस लेटर के साथ। तो व्हाट्सएवर हम इस लेटर को एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटियों के अच्छे या बुरे होने का क्या क्राइटेरिया इस लेटर के थ्रू मेंशन किया हुआ है। तो मैं इस लेटर को नहीं पढ़ूंगा, आपको इसका लुबे लुबाब पहले से ही मालूम है। हम आ जाते हैं डायरेक्टली लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ के ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां इसके अंदर शामिल हैं और क्यों शामिल हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनको इस लिस्ट में शामिल करने का जो क्राइटेरिया बताया है या किन क्राइटेरियाज़ के ऊपर वो एवेलुएट कर रहे हैं, या ये कह लें कि वो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को किन क्राइटेरियाज़ को देखकर यूनिवर्सिटीज़ को एवेलुएट करवाना चाह रहे हैं। तो अगर हम पहली यूनिवर्सिटी ले लें तो इसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि इनके पास जो लाइसेंस हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो इसमें बताया गया है कि इस लाइसेंस नंबर के ज़रिए उनको ऑपरेट करने की इजाज़त मिली हुई है, यानी कि ये इनका मेन एजुकेशनल लाइसेंस है। और ये नीचे कुछ स्पेशलिटीज़ दी हुई हैं और हर स्पेशलिटी का अपना एक नंबर होता है कि मसलन कि ये पहली जो स्पेशलिटी है 560001, ये है जर्नल मेडिसिन की, जिसकी म्याद 6 साल है, यानी कि 6 साल जर्नल मेडिसिन को पढ़ाने के लिए इनके पास लाइसेंस है, ये स्पेशलिटी पढ़ाने के लिए। इसी तरह पीडियाट्रिक्स है और सो ऑन। तो ये पहला जो खाना है इसके अंदर दिया गया है कि इनके पास लाइसेंस कौन सा है ये और कौन सी स्पेशलिटीज़ पढ़ा सकते हैं। तो इनके पास मुख्तलिफ लाइसेंसेस हैं। और ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर उन्होंने दिया है कि डेट ऑफ अक्रेडिटेशन, कि इसकी अक्रेडिटेशन की जो डिटेल्स हैं, सॉरी नॉट डेट बट द नेम मीन्स डिटेल्स ऑफ अक्रेडिटेशंस। सो इसकी अक्रेडिटेशन की क्या डिटेल्स हैं, इसमें बताया गया है कि कौन सी बॉडी ने, कौन सी एजेंसी ने इसकी अक्रेडिटेशन की, और इनके पास जो लेटेस्ट अक्रेडिटेशन है वो 2019 से लेके 2024 तक है, और किन किन प्रोग्रामों की अक्रेडिटेशन की गई। तो दूसरे खाने के अंदर ये बताया गया है कि किस अक्रेडिटेशन एजेंसी ने इनकी अक्रेडिटेशन की है, यानी कि आप ये कह लें कि एवेलुएशन की है, क्वालिटी कंट्रोल को परखा है। इसके बाद आ जाएं तो आ जाता है कि जी ये डिटेल्स हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल यानी कि पीएमडीसी का जो एग्ज़ाम है उसके पास करने की क्या रेशो है, यानी कि डिटेल्स हैं कि यहाँ के ग्रेजुएट्स की उस पाकिस्तानी मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तानी मेडिकल कमीशन जो कि पहले पीएमडीसी था, उसके
पास करने की क्या रेशो है। तो ये आगे दिया गया कि 2017 के अंदर इसके 50% ग्रेजुएट्स जो थे उन्होंने पास किया, फिर 58 ने किया, फिर 2019 के अंदर तीन तीन ने किया और एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2020 के अंदर जो है वो एक इसका जो है वो ग्रेजुएट पास हुआ और अभी तक उसका एग्ज़ाम जो है बाकियों का वो नहीं हुआ। तो ये कुछ डिटेल्स इसके बारे में दी गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये इन इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ अफिलिएट है, जिसमें लिखा हुआ है कि एमसीआई इंडिया की है, फ़लस्तीन की है, टर्किश की है, यानी कि ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ इसकी एफिलिएशन है। इसी तरह भी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है किर्गिज़ रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी है। ये पहली जो थी ये किर्गिज़ स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ये अभी इस वक्त ग्रीन लिस्ट में है। तो इसका भी इसी तरह पहले इसकी डिटेल्स दी गई हैं लाइसेंस के बारे में, उसके बाद किस एजेंसी ने इसकी क्रेडिटेशन की है, और उसके बाद के इसके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी पासिंग रेशो क्या है। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी अभी वो डिटेल्स अवेलेबल इसलिए नहीं है कि इनके ग्रेजुएट्स अभी पढ़ रहे हैं और इनकी वो जो ग्रेजुएशन की डेट है वो अभी तक नहीं आई। इसी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है इनका लिखा गया है। एक और क्वालिटी को लेकर एक अच्छी चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, कि उन्होंने इस ख़त के आखिर में यहाँ पे बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटियां हैं जिनके पास इस नाम के साथ अपने ज़ाती क्लिनिक्स हैं, अपने ज़ाती मेडिकल क्लिनिक्स हैं, और ये यूनिवर्सिटियां हैं और ये इनके नाम दिए गए हैं। तो ये उन्होंने एक स्केच सा बनाकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को दिया है कि हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इन यूनिवर्सिटीज़ को ग्रीन लिस्ट के अंदर ले आएँ, क्योंकि हमारे लेवल पर जो इसका क्रेडिटेशन का क्राइटेरिया था उस पर ये पूरी उतर रही हैं। अगर हम इस लेटर को ही डाइसेक्ट करें और हम ओवरऑल क्वालिटी असेसमेंट खुद से करें, यानी कि हम चीज़ों को समझने के लिए अपने तौर पर अगर देखें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किर्गिस्तान में एक यूनिवर्सिटी कैसे खोली जा सकती है। किर्गिस्तान में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आप चले जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया हुआ है कि यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के अंदर लाइसेंसिंग की डिटेल्स हैं और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, कि आप कैसे एक लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अंदर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो ये है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल सबमिटेड फॉर लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन बाय लीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले एक लीगल इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करना है, यानी कि आपने लीगली अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ रजिस्टर करना है, और उसके बाद आपने पढ़ने पढ़ाने के लाइसेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्लाई करना है। तो पहला तो ये है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद ये मिनिमम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास किस तरह की क्लिनिकल बेसिस होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल एजुकेशन पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके पास जो क्लिनिकल एजुकेशन देने का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इसको अगर हम डाउनलोड करें, इन दोनों को पहले मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे खोलनी है। तो ये डॉक्यूमेंट हम देखेंगे। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और मैं इसको अब बहुत डिटेल में 11 पेजेस नहीं पढ़ूंगा सॉरी। तो आप ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन देनी है, और उसके बाद आपने उसके साथ कॉपीज अटैच करनी है किस चीज़ों की, कि स्टेट रजिस्ट्रेशन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में है, और उसके बाद एप्लीकेशन है, फिर आपका वो जो जिसको हम लेटर ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, यानी कि डीड जो है कंपनी की वो आपने देनी है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना आपने कागजी कार्रवाई के लिए ये इनको देने हैं। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, और ये बाकी आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लिनिकल बेसिस की,
कि आपके पास किस तरह का अस्पताल होना चाहिए या आपके पास किस तरह की क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके लिए भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिसेप्शन किस तरह की हो, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो बिलफर्ज आपने यूनिवर्सिटी खोल ली, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, आपने ये क्लिनिक्स की ये जो चीज़ें हैं ये भी पूरी करके इनको दे दी, आपके पास लाइसेंस आ गया। लाइसेंस आ गया तो आपने अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उस दिन से शुरू हो जाती हैं जिस दिन से आपके पास लाइसेंस आता है। तो लाइसेंस आने के बाद जो पहला दिन है उस दिन से आप अपनी लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़ की बेसिस पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो अक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं क्वालिटी कंट्रोल की, इनकी क्या रियलिटी है। ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं कि डिटेल्स ऑफ अक्रेडिटेशन, इसका क्या मतलब है। इसके लिए हम चले जाएंगे इस वेबसाइट पर जो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा दिखाई थी, ये कि किर्गिस्तान का डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स का डेटाबेस है। इसमें आप हर तरह के कवानीन जो हैं वो देख सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम बाय नेम सर्च करें लॉ अबाउट एजुकेशन के बारे में कि किर्गिस्तान का जो कानून है एजुकेशन का वो क्या कहता है। किर्गिस्तान का जो एजुकेशन का कानून है, काफ़ी सारे आपको कवानीन मिल जाएंगे, उनमें अमेंडमेंट्स भी एंड सो ऑन। इसमें जो मेन कानून है वो ये है लॉ ऑफ किर्गिज रिपब्लिक, जो कि 2003 को पास हुआ था। ये 2003 को पास होने वाला जो कानून है ये हर तरह की एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में तफसील फराहम करता है। इस कानून के अंदर उसके बाद ये इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, यानी कि आपको पता है कि हालात वाक़ियात के साथ साथ कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं, कुछ डिडक्शन जिनको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, या कुछ चीज़ों का इंक्लूजन लॉ के अंदर होता रहता है। तो 2003 के अंदर जो है मेन लॉ ऑन एजुकेशन जो है वो पास हुआ। इसके अंदर जो पहला चैप्टर होता है जर्नल प्रोविजंस का, वो यूजुअली डेफिनेशंस होती हैं। इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन क्या है, एकेडमिक फ्रीडम क्या है, अक्रेडिटेशन एजेंसी क्या है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। अक्रेडिटेशन एजेंसी जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लीगल प्रोसीजर्स के मुताबिक रजिस्टर होती है। और इसका मेन काम क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम की अक्रेडिटेशन करना। यानी कि ये जो एजेंसी है जो कि गैर सरकारी है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक एनजीओ के तौर पर काम करती है। इसका काम ये होता है कि वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अक्रेडिटेट करे। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे तो अक्रेडिटेशन को आप यहाँ पे सर्च कर लें, क्योंकि अक्रेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। हाँ जी, यहाँ पे दो तरह की अक्रेडिटेशन का जिक्र है। पहली ये है इंस्टीट्यूशनल अक्रेडिटेशन, यानी कि आपने इंस्टीट्यूशन की अक्रेडिटेशन करानी है कि आपकी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी कैसी है। और फिर प्रोग्राम की अक्रेडिटेशन अलहदा से होगी कि प्रोग्राम की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं ये आ जाते हैं जी कि लाइसेंसिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज, अक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोग्राम, टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें ये प्रोसीजर आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन है, और इसमें लिखा हुआ है कि अक्रेडिटेशन एजेंसीज जो हैं वो किस तरह इस क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करेंगी। तो इसमें यह है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक एप्लीकेशन देगी अक्रेडिटेशन एजेंसी को कि आगे हमारी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो करो और हमारी अक्रेडिटेशन करो। तो वो 5 साल पीरियड के लिए जो है अक्रेडिटेशन एजेंसीज इसकी अक्रेडिटेशन कर देंगी यूनिवर्सिटी की। ठीक हो गया जी। तो जो 2003 का जो कानून था उसके अंदर नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई गई थी। नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि मेन अक्रेडिटेशन इदारा जो था वो बनाया गया था। अच्छा, इस लॉ के अंदर ये जो 2003 का लॉ है, इसके अंदर 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, और इस 2013 की जो अमेंडमेंट है उसके अंदर ये कहा गया कि हमें जो स्टेट अक्रेडिटेशन है उसकी बजाय इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनसे अक्रेडिटेशन करानी चाहिए।
यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी वो खुद ही अक्रेडिटेशन कर रही थी, यानी कि वो खुद ही क्वालिटी कंट्रोल कर रही थी। 2013 के अंदर ये कानून पास हुआ जिसके अंदर कहा गया कि 2014 से हम इसकी अक्रेडिटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज से करवाएंगे। और इसमें कहा गया कि हर तरह की एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी अक्रेडिटेशन करवाएगी, और ये इस अक्रेडिटेशन को दिखाकर उनका जो है वो लाइसेंस वो एक्सटेंड होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो अक्रेडिटेशन काउंसिल है, अक्रेडिटेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये खुद नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है उससे अपनी अक्रेडिटेशन करवाएगी। यानी कि जो पहले 2003 के अंदर कानून था उसके मुताबिक नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल खुद अक्रेडिटेशन करेगी, लेकिन जो 2013 का कानून आया उसके अंदर ये कहा गया कि ये जो अक्रेडिटेशन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले अपनी अक्रेडिटेशन करवाएं नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल से, और उसके बाद ये जो अक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं ये प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ की अक्रेडिटेशन करें। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जी अक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस is carried out by accreditation agencies at the expense of accreditation organizations own fund। यानी कि जो अक्रेडिटेशन करने के लिए इंस्टीट्यूशन आ रही है उसको पैसे कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगी। उसको यूनिवर्सिटी पैसे देगी कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो करो। ठीक हो गया जी। यानी कि कानून के अंदर लिखा है कि जो यूनिवर्सिटी अपनी अक्रेडिटेशन करवाना चाह रही है इन इंडिपेंडेंस बॉडी से, उनको चाहिए कि वो अपने बजट में से इनको पैसे दें, और अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लेजिस्लेशन ऑफ किर्गिज रिपब्लिक, तो डेफिनेटली ये रेफर कर रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कि उनके लिए वो स्टेट बजट में से ही पैसे देंगे। अच्छा जी, अगर एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के म्यार पर पूरा नहीं उतरता तो उसको जो है वो अक्रेडिटेशन ना देने का हक वो अपने पास महफूज रखते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है जो कि कानून कहता है। कानून क्या कहता है कि जी पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अक्रेडिटेशन करती थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इंडिपेंडेंट एजेंसी से अपनी अक्रेडिटेशन करवाओ, क्वालिटी कंट्रोल कराओ, और खुद से पैसे दे के क्वालिटी कंट्रोल जो है वो करवाओ। तो 2013 के अंदर ये जो कानून था इसमें कहा गया कि 2014 से हम शुरू कर लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखें, मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाऊंगा, उसमें यही है कि 2014 में शुरू नहीं हुआ था बल्कि 2016 में शुरू हुआ था। 2016 में इस तरह शुरू हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस कानून को अपने इंटरनल कवानीन के अंदर जो है वो लिखा, यानी कि 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, और इस पर अमल दरामद जो हुआ था वो 2017 के अंदर पहली दफ़ा अमल दरामद हुआ था कि 2017 के अंदर पहली दफ़ा यूनिवर्सिटियों की अक्रेडिटेशन हुई थी। 2017 के अंदर किर्गिस्तान के अंदर ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि यूनिवर्सिटियों की अक्रेडिटेशन कर रही थी। यानी कि यूनिवर्सिटी इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी को भी एप्लीकेशन देती थी कि आके हमारी अक्रेडिटेशन करो, और ये जो अक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं ये उनसे फीस लेती थी यूनिवर्सिटी से और उसकी अक्रेडिटेशन कर देती थी। और ये फीस जो है तकरीबन 60-70 हज़ार सोम जो है बनती थी उस ज़माने में 2017 के अंदर, जो कि आप जमा करवाते थे इनको, और ये आके आपके पहले 1-2 दिन लगते थे, अब चलें हफ्ता 2 हफ्ते लग रहे होंगे। तो क्या होता था उसमें सारे कागजात चेक करते थे, आज ये अटेंडेंस रजिस्टर लेके आए या 7,000 की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आए, आपने ये खर्चा कहाँ किया है। यानी कि वो हर जो अक्रेडिटेशन एजेंसी है उसके अपने परफॉर्मे होते थे, और ये इन्होंने यूनिवर्सिटियों ने फिल करके इनको देने होते थे, और यूनिवर्सिटी जाते हुए उनको ये अक्रेडिटेशन एजेंसीज उनको जाते हुए जो है वो अक्रेडिटेशन लेटर दे देती थी कि आपका प्रोग्राम और आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो अक्रेडिटेड हो गई है। आज की तारीख के अंदर किर्गिस्तान के अंदर 2020 के अंदर ये 7 अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ये अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किससे अपनी अक्रेडिटेशन करवाना चाह रही है। यानी कि यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी की फीस होगी, अपना अपना एक प्रोसीजर होगा, तो ये यूनिवर्सिटी को हक है कि वो इनमें से किसी भी अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन के साथ रब्ता करे और उन्हें कहे कि जी हम आपको ये आपकी फ़ीस देते हैं और आप आके हमारी अक्रेडिटेशन कर दें।
तो ये इसका अक्रेडिटेशन का जो है ना वो प्रोसीजर इस वक्त चल रहा है किर्गिस्तान के अंदर, कि आप इन अक्रेडिटेशन एजेंसीज से जो कि नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं या उनकी स्क्रूटनी से गुजर चुकी हैं, उनसे रब्ता करें, उनको उनकी फ़ीस दें और वो जो कागजात हैं वो उनको दिखाएं, और वो आए, कमीशन आपके पास आएगा और कमीशन आके जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, परफॉर्म में फिल करेगा और आपको अक्रेडिटेशन जो है वो 5 साल के लिए मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। ये इसका जो है लीगल प्रोसीजर है अक्रेडिटेशन करवाने का, और कवानीन वगैरह जो है वो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रेडिटेशन इनकी जो है उसकी अभी डेट आएगी, मींस के ये अभी नई नई यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं और इनकी अभी अक्रेडिटेशन की डेट जो है वो 5 साल बाद आएगी, तो इसलिए इनकी वो डिटेल्स के किस अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन ने इनकी अक्रेडिटेशन की है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ने हर मुख्तलिफ अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन से अपनी अक्रेडिटेशन करवाई हुई है, यानी कि ये जो किस यूनिवर्सिटी को जो सूट करती है अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन उसको आप एप्लीकेशन दें, उसकी फ़ीस दें और उनके कमीशन को बुलाएं और अपनी कागजी कार्रवाई उनको दिखाएं और वो आके चीज़ों को विज़िट करेंगे और आपको अक्रेडिटेशन जो है वो दे देंगे। तो इस तरह आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और यूनिवर्सिटी खोलने के बाद आप अपने प्रोग्राम की और अपने इंस्टीट्यूशन की अक्रेडिटेशन जो है वो करवा सकते हैं, और सारी डिटेल्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर दी गई हैं। डेफिनेटली इसके अंदर दूसरे ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स भी हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप वैसे ही जमा नहीं करवा सकते, उसकी स्क्रूटनी होगी, ऑब्जेक्शंस होंगे, और फिर उसके बाद आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, आप तो खुद समझदार हैं। और अक्रेडिटेशन यानी कि क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं जिनकी के खुद क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, और इन ऑर्गेनाइजेशंस की एक मखसूस फीस है और तरीकाकार है, और ये यूनिवर्सिटी पे है वो किससे अपनी अक्रेडिटेशन करवाते हैं। ये नहीं है कि आप कोई एक इंस्टीट्यूशन है और वो सबको एक ही पैरामीटर्स के थ्रू देख रही है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अक्रेडिटेशन के लिए काबिल समझते हैं या किसके साथ वो आगे चलना चाहते हैं, तो उनको वो बुला सकते हैं कि आके हमारी अक्रेडिटेशन करो, हम आपको आपकी जो फीस है मुतलका वो आपको दे देते हैं। तो ये जो है प्रोसेस इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि WHO और उसके बाद यूनेस्को है या और इंटरनेशनल स्टूडेंट फेडरेशन है, या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आप किस तरह अफिलिएट करवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी वो बनाने में तो इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उनको अपलोड करने में हो जाती है। तो उसकी तफसील भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह आप WHO से अपनी यूनिवर्सिटी और WHO के बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरी जो डेटाबेसेस हैं उनमें या जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं उसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे ऐड कर सकते हैं। और अभी तक के लिए मैंने जो आपको बताया है, अगर उसको मैं समराइज़ कर दूं तो उसकी समरी ये है कि यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से एज अ लीगल एंटाइटी रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स लाइसेंसिंग में दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वो पूरे करने होंगे, और वो जमा करवाने के बाद आपको लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद फिर प्रोग्राम की और इंस्टीट्यूशन की एक्रेडिटेशन कैसे होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक्रेडिटेशन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस करती हैं एक फ़ीस के गौज़, और ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अप टू द यूनिवर्सिटी है कि वो किस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को बुलवाकर अपनी एक्रेडिटेशन या क्वालिटी कंट्रोल उनसे करवाना चाहते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि मैं आपको एक्रेडिटेशन ये कैसे होती है उसकी भी तफसीली मालूमात दे दूं तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो दे दूंगा, और कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूंगा और डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद इत्तफाक हुआ बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की एक्रेडिटेशन होती देखने का
या जब मैं किर्गिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहा था, तो वहाँ पे जब अक्रेडिटेशन होती थी तो ये कैसे होती थी, मेरी नज़रों के सामने से ये गुजरा हुआ है। बल्कि मैं कुछ खुद इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस के पैनल के ऊपर हूँ, और मुझे वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की अक्रेडिटेशन जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उसके लिए वो रब्ता करते रहते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये WHO और इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आप अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी को कैसे अफिलिएट करवा सकते हैं, और उसका मैं आपको तफसीली जो है वो मैकेनिज्म बताऊंगा एक छोटी सी वीडियो के अंदर, क्योंकि वो इतना मुश्किल काम नहीं। मुश्किल काम जो है वो ये है, यूनिवर्सिटियाँ जो इंटरनल कंट्री के अंदर इंटरनल होती हैं रिकग्निशन, वो मुश्किल काम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह जो हर मुल्क है, हर मुल्क का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर एक अक्रेडिटेशन एक बॉडी है और क्वालिटी कंट्रोल बॉडी है सेपरेट से, जो कि यही चीज़ें जो हैं इसी तरह ही प्रोग्रामों को और यूनिवर्सिटीज़ को एवेलुएट वगैरह करती हैं। ठीक है जी। और ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो लेटर मैंने आपको दिखाया है, इसमें से आप अपनी मर्जी से खुद ही देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं और वो किस तरह क्या उनके लाइसेंस नंबर हैं और किस किस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एक्रेडिटेशन करवाई है। और अगर नहीं करवाई तो इसका मतलब कि वो नई यूनिवर्सिटियां हैं और उनकी अभी तारीख अगर आएगी तो वो एक्रेडिटेशन करवा सकती हैं। इसी तरह जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उनका लिखा हुआ है तफसीलन कि एक्रेडिटेशन कब से कब तक है उनके पास, और उनके ग्रेजुएट्स जो हैं वो क्या परसेंटेज है उनकी पासिंग रेशो। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है, मेरे ख्याल से ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप खुद से एवेलुएट बेहतर कर सकते हैं। आप इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें और जो वो लेटर है उसके साथ टैली करें, और उसके बाद फिर आप खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन कितनी अच्छी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड सी यू सून विद द न्यू वीडियो।